एक तरफ लोग बंकर में छिपे हैं, सायरन लगातार बज रहे हैं, मिसाइलें आसमान चीरती हुई शहरों पर गिर रही हैं और दूसरी तरफ युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या यह सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध है या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? यह कहानी है अयातुल्लाह अली खामेनेई की। यह कहानी है एक साधारण मौलवी के सुप्रीम लीडर बनने और फिर इजराइल अमेरिका के एक मिसाइल स्ट्राइक में शहीद होने की। 28 फरवरी 2026 की रात में जब ईरान की हवाओं में मिसाइलें छोड़ी जाती हैं और खामेनेई की मौत की खबर आती है तो यह एक सल्तनत के शांत होने की आहट थी। वो सल्तनत जिसे अली खामेनेई ने पिछले 4 दशकों से ईंट दर ईंट खड़ा किया था। लेकिन अली खामेनेई अमेरिका इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन गए? अली खामेनेई की असल कहानी क्या है और उनके मरने के बाद ईरान में अब क्या होगा? ईरान जो वेस्ट एशिया में बसा देश है, करीब 9 करोड़ लोग वहां बसते हैं। ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में गिना जाता है। वहां कई सौ वर्षों तक राजतंत्र था। फिर 1925 में पहलवी वंश का शासन आ गया। इसी वंश में आगे चलकर शाह मोहम्मद रजा पहलवी राजा बने। उनको कुर्सी पर बैठाने में पश्चिमी देशों ने मदद की थी। बदले में उन्होंने ईरान का तेल भंडार पश्चिमी देशों के लिए खोल दिया। ईरान के पास काफी तेल था, इसका ज्यादातर लाभ वेस्टर्न कंपनियां ले जाती थी। फिर भी सरकार के पास पैसा आ रहा था, लेकिन यह पैसा राजा और उनके करीबी लोगों तक ही रह जाता था। आम लोगों के हिस्से में गरीबी और लाचारी थी। इससे उनके मन में आक्रोश बढ़ने लगा। मोहम्मद रजा पहलवी को वेस्टर्न लाइफ स्टाइल काफी पसंद थी। वो चाहते थे कि ईरान भी यूरोप जैसा बने। इस लालच में उन्होंने ईरान के लोकल कस्टम्स को बुला दिया। वो धार्मिक लोगों को शक की निगाह से देखते थे। इससे इनसे कट्टरपंथी लोग नाराज रहते थे। देखा जाए तो शाह से नफरत के 3 बड़े कारण थे। पहला, वो वेस्ट के इशारों पर काम कर रहे थे। पूरा ईरान वेस्ट के लिए खुला था। दूसरा, उनके करीबी लोग पैसा लूट रहे थे, जहां आम लोग बेसिक चीजों के लिए भी तरस रहे थे। खुद शाह भी आलीशान पार्टियों में शामिल रहते थे। तीसरा कारण यह था कि वेस्टर्न बनने के लिए उन्होंने धार्मिक बंदिशों को भुला दिया था। इन सब बातों को लेकर शाह के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा था। धीरे धीरे आंदोलन बढ़ने लगे। शाह के पास इससे निपटने का भी इंतजाम था। उनके पास सवाग जैसी खुफिया एजेंसी थी। ये विरोधियों को टॉर्चर करने, उन्हें निपटाने के लिए कुख्यात थी। सवाग की चपेट में अली खामेनेई भी आई। 19 अप्रैल साल 1939 मशहद का वो इलाका जहां वक्त ठहरा हुआ था, सैयद जावेद खामेनेई के घर। जब अली का जन्म हुआ तो घर में सिर्फ कुरान की आयतें और सादगी का साया था। जिस ईरान में खामेनेई बड़े हो रहे थे वो आज के ईरान से बिल्कुल अलग था। पेरिस और लंदन जैसा चकाचौंध भरा था। खामेनेई के पिता मौलवी थे। अली खामेनेई ने कौम में धार्मिक शिक्षा ली थी। वो 11 साल की उम्र में मौलवी बन गए। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। जब अली खामेनेई बड़े हो रहे थे, शाह मोहम्मद रिजा पहलवी का शिकंजा कस रहा था। शाह ने अपने विरोधियों को कुचलने की रफ्तार बढ़ा दी थी। इसी कड़ी में उन्होंने अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी को देश से बाहर निकाल दिया। खुमैनी उस समय शाह के सबसे मुखर विरोधियों में से एक थे। वह शाह और अमेरिका के नजदीकी के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि ईरान में इस्लामी शासन होना चाहिए। निर्वासित होने के बाद भी खुमैनी ने अपना स्टैंड नहीं बदला। वो पहले इराक गए, बाद में फ्रांस में रहने लगे। वहीं से वे धार्मिक संदेश ब्रॉडकास्ट करते थे। उनके संदेश को ईरान में चोरी छिपे सुना जाता था। अली खामेनेई उनसे काफी प्रभावित थे। ये शुरुआती दिनों में अमीन नाम से कविताएं लिखते थे। उनको सिगरेट और पाइप पीना भी खूब पसंद था। लेकिन खुमैनी के प्रभाव में आकर उन्होंने सब छोड़ दिया और उन्होंने अपना जीवन खुमैनी के लिए समर्पित कर दिया। वह ईरान में उनके भाषणों का प्रचार करने लगे। इसके लिए उन्हें 6 बार गिरफ्तार भी किया गया। सवाग ने उन्हें बुरी तरीके से टॉर्चर किया। उनको तोड़ने की पूरी कोशिश हुई, मगर वो हर बार और मजबूत होकर निकलते थे। फिर 1975 में उनको देश के अंदर ही निर्वासित कर दिया गया।
वो 3 साल तक निर्वासन में रहे। 1978 आते आते शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ने लगा था। शाह को कुर्सी से हटाने की मांग होने लगी थी। शवाब उन्हें रोकने की स्थिति में नहीं बची थी। आखिरकार जनवरी 1979 में शाह देश छोड़कर भाग गए। उनके जाने के कुछ दिनों बाद खुमैनी वापस लौटे और उन्होंने ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की थी। अब शासन की भागडोर मौलवियों के हाथ में थी। इन्हीं मौलवियों में अली खामेनी भी थे। वो बहुत जल्द खमेनी के सबसे करीबी लोगों में शामिल हो गए। कुछ समय बाद इन्हें देश का डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। इस रोल में उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की स्थापना की। IRGC रेगुलर आर्मी के पैरेलल काम करने वाली थी। इसकी वफादारी सुप्रीम लीडर और इस्लामी क्रांति के प्रति थी। बहुत कम समय में यह रेगुलर आर्मी से ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी। फिर 27 जून 1981 की तारीख आई। उस रोज वह एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे, तभी उनके नजदीक रखा टेप रिकॉर्डर फट गया। इसमें उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनका दायां हाथ अपंग हो गया और एक कान से सुनने की क्षमता भी घट गई। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। अक्टूबर 1981 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में उनको 95% से ज्यादा वोट मिले। उनके खिलाफ जो कैंडिडेट्स खड़े थे, उन्होंने चुनाव से पहले ही लड़ाई छोड़ दी थी। उन कैंडिडेट्स ने कहा था कि हम अली खामेनी का समर्थन करेंगे। इस तरह अली खामेनी एक तरफा चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन गए। जब वह राष्ट्रपति बने, उस वक्त ईरान और इराक के बीच जंग चल रही थी। अली खामेनी ने उस दौरान ईरान का नेतृत्व किया। आखिर में जंग बेनतीजा समाप्त हुई। 8 वर्षों तक चली जंग के बावजूद ईरान सही सलामत खड़ा था। इसको अली खामेनी के जीत के तौर पर देखा गया। फिर 1989 का साल आया। उस साल सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की मौत हो गई। उनके बाद अली खामेनी को सुप्रीम लीडर चुना गया। उस समय उनके पास पर्याप्त योग्यता नहीं थी। उनको अयातुल्लाह की उपाधि भी नहीं मिली थी। ईरान का संविधान उन्हें सुप्रीम लीडर बनाने की इजाजत नहीं देता था, लेकिन उनके लिए रातों रात संविधान बदला गया और उन्हें ईरान का दूसरा सुप्रीम लीडर बना दिया गया। शुरुआत में वो काफी नर्वस रहते थे। अंदर खाने उनको हटाने की साजिशें भी चलती रहती थी, लेकिन वो हर चाल को कैलकुलेट करने में माहिर थे। उन्होंने अहम पदों पर अपने वफादार लोगों को सेट किया। उन्हें IRGC से नजदीकी का फायदा भी मिला। इसकी बदौलत उन्होंने अपना एक छत्र राज कायम रखा। उनके रहते ही ईरान में 5 राष्ट्रपति बदल गए। कुछ राष्ट्रपतियों ने उनकी सत्ता को चुनौती देने की कोशिश भी की, लेकिन उन पर इनका कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 37 साल तक ईरान के सबसे ताकतवर शख्स रहे। खामेनी के समर्थक खामेनी को इस्लामी व्यवस्था का रक्षक मानते थे, जबकि आलोचक कठोर और कट्टर शासक मानते थे। आपको बता दूं कि सुप्रीम लीडर ही ईरान का सबसे बड़ा मजबूत पद है। पूरे देश की पावर सुप्रीम लीडर के हाथों में ही होती है और अंतिम फैसला सुप्रीम लीडर का ही होता है। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।